चलो, तो टुडे वील डू अक्टूबर नवंबर 2019 वेरिएंट 22। ठीक है, और हम अपना सेक्शन बी करेंगे। और सेक्शन बी में हम आज के जो करेंगे वो है माइक्रो के क्वेश्चंस। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा जैसे हमने हर जगह कवर कर लिया है, तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के आज क्वेश्चन करेंगे। चल, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन टू से, ए से। आइडेंटिफाई टू रीजंस व्हाई पीपल आर लिविंग लॉन्गर। अच्छा, ये बिल्कुल ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि भाई आपको क्यों लगता है कि यार क्यों लोग ना अ, आजकल ज्यादा लंबा अरसा रह रहे हैं, मतलब क्यों एजेस बढ़ चुकी हैं। क्या बोलते हो भाई आप लोग? व्हाई, आइडेंटिफाई टू रीजंस व्हाई पीपल आर लिविंग लॉन्गर। हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ठीक है, बेटर फैसिलिटीज हो गई हैं, ठीक है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई, चलो सही है। मोर मेडिसिन अवेलेबल, हेल्थ अवेयरनेस, ठीक है हमजा, वेरी गुड। ठीक है, और क्या हो सकता है भाई? बेटर हेल्थ केयर, सही है। ठीक है, हेल्थ अवेयरनेस हो सकती है। ठीक है, न्यूअर या रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन मेडिसिन। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो हेल्थ अवेयरनेस भी। कोई भी आप दो लिख दोगे। आइडेंटिफाई, यहाँ पे एक्सप्लेन करना जरूरी आपको नहीं है। जी, बिल्कुल हसन, ये बोल सकते हो आप। ठीक, क्वालिटी प्रोटीन न्यूट्रिशन, ठीक है, रिच फूड्स, अवेयरनेस अबाउट एक्सरसाइज, ठीक है, बेटर फूड, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, बाकी ये तीनों हमारे उसमें से माइक्रो में से तो नहीं है, तो फिर आगे चलते हैं। चलो भाई, अब आ जाते। आइडेंटिफाई टू वेज अ गवर्नमेंट कुड एनकरेज सेविंग। भाई कैसे गवर्नमेंट सेविंग को इनकरेज कर सकती है, कैसे? क्या बोलते हो भाई आप लोग? गवर्नमेंट कैसे? इंक्रीज इंटरेस्ट रेट, चलो सही, गुड। फिर रजा, बिल्कुल, चलो आप इंक्रीज इंटरेस्ट रेट, अली पेपर पे आ जाओ। अवेलेबल ऑफ सेविंग स्कीम, वेरी गुड भाई, गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। और क्या हो सकता है भाई? तो दो वेज बस आइडेंटिफाई करने हैं भाई। हम टाइम जाया नहीं करेंगे एक्सप्लेनेशन में। जितने मार्क्स हैं उतने ही उसके उस सवाल को इज्जत देनी है, इससे ज्यादा नहीं देनी है भाई। तो इंक्रीज इंटरेस्ट रेट आपने लिख दिया। फिर भाई हमजा ने सही बताया कि वो आप सेविंग स्कीम वाला बता दिया। तो कैन इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ सेविंग स्कीम्स। ठीक है, बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं। और क्या भाई, गवर्नमेंट को ना फिर सेविंग के बारे में देखो, कोई भी चीज को कि आपको डिमांड बढ़ानी है ना, तो उसके बारे में अवेयरनेस देनी पड़ती है, या डिमांड गिरानी है तो भी आपको अवेयरनेस देनी पड़ती है। तो आप गवर्नमेंट अवेयरनेस भी प्रोवाइड कर सकती है कि यार भाई सेविंग करने के क्या फायदे होते हैं, सेविंग आपको कैसे बचा लेती है जब कोई बुरा टाइम आ जाता है। तो इस तरह का आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। अच्छा, फिर आ जाओ भाई, एक्सप्लेन टू रीजंस। अब हम आ जाते हैं अपने फोर मार्कर पे। एक्सप्लेन टू रीजंस व्हाई प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज। प्रोडक्टिविटी क्यों बढ़ती है? प्रोडक्टिविटी क्यों बढ़ जाती है? ये बिजनेस से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। अच्छा, आशास कहता है भाई मोटिवेशन बढ़ जाती है। हम्माद कह रहे हैं सी के भाई ट्रेनिंग बढ़ जाती है, एजुकेशन बढ़ जाती है। और क्या होगा भाई, प्रोडक्टिविटी और कैसे बढ़ सकती है, क्या बोलते हो? एफिशिएंट लेबर, तो एफिशिएंट लेबर हमजा वो नहीं होगा कि भाई वो दोबारा वही तो मतलब हो गया कि लेबर एफिशिएंट मतलब प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। चलो, अशास कह रहे भी कैपिटल गुड्स, बिल्कुल सही है। मेकिंग एम्प्लॉयज फील मोर वैल्यू, ठीक है, मोटिवेशन। प्रोड्यूस मोर इन लेस टाइम, ये तो प्रोडक्टिविटी का मतलब हो गया ना, मोटिवेशन की वजह से। ठीक है, वो खुश हो जाएगा, ठीक है, जल्दी काम करेगा। तो ये अब इसमें ना आपको भाई दो रीजंस लिखने हैं, और उनको दोनों रीजंस को क्या करना है भाई, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो आप ख्याल रहे यहाँ पे वन और टू में जो ए और बी है उसमें यही फर्क है। उसमें सिर्फ आइडेंटिफाई था, पॉइंट लिख के आगे बढ़ जाना था। यहाँ पे बी वाले में 4 मार्क का है, इसका मतलब 2 पॉइंट्स लिखने हैं। और उनको साथ साथ हमें क्या करना है भाई, 2 पॉइंट्स प्लस उनकी एक एक एक्सप्लेनेशन लिखनी है। मतलब 2 पॉइंट्स लिख के सिर्फ बैठ नहीं जाना है, उनको एक्सप्लेन भी कर देना है। तो 2 पॉइंट्स प्लस उनकी
एक्सप्लेनेशन। ठीक है भाई, चलो तो दो रीजन जब प्रोडक्टिविटी क्यों बढ़ सकती है, दो दो रीजन भाई आप बोल सकते हो। मशीन्स इंट्रोड्यूस करवा दो। क्या भाई? मशीन्स इंट्रोड्यूस करवा दो। मशीन्स इंट्रोड्यूस कराओगे तो मशीन क्या करती है भाई? फास्टर प्रोडक्शन करती है। फास्टर प्रोडक्शन करेगी तो प्रोड्यूस हो जाएगा इन लेस टाइम, जल्दी जल्दी प्रोड्यूस होगा। फिर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है ट्रेनिंग से। अगर ट्रेनिंग हम इंक्रीज करेंगे तो जो लेबर है, लेबर को समझ आ जाएगी कि भाई लेबर को सेव टाइम करना है, कहाँ का टाइम वेस्ट, टाइम कहाँ का टाइम सेव कर सकते हैं। तो भाई वेस्टेज कम हो जाएगी, टाइम की वेस्टेज कम होगी तो इसका मतलब एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। एफिशिएंसी बढ़ी तो इसका मतलब सवाल का जो मेन मकसद था कि प्रोडक्टिविटी बढ़ा दो, वो बढ़ गई है। क्लियर है भाई? समझ में आ गया? तो ये आपका 4 मार्कर हो गया। अब हम आ जाते हैं भाई सी पे, लेकिन सी हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है तो हम उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम लोग डी पे। अच्छा, डी पार्ट थोड़ा क्रूशल होता है। डी पार्ट का जो क्वेश्चन है वो हमेशा डिस्कस से स्टार्ट होता है। किससे भाई? डिस्कस। डिस्कस का मतलब होता है कि आंसर शुड बी टू साइडेड। आंसर शुड बी टू साइडेड मतलब दो तरफा होना चाहिए। एक हाथ भी आप एक्सप्लेन कर दो, दूसरी साइड भी आपको एक्सप्लेन करना जरूरी है। तो इसका मतलब डिस्कस हमेशा आएगा कैसे भाई? टू साइडेड आंसर होगा। तो ये आपको ख्याल रखना है, अक्सर बच्चे वन साइडेड लिख देते हैं। यहाँ पे डिस्कस वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कैसे? क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यस ओल्डर वर्कर्स वुड बी पेड मोर। नहीं भाई, ऐसे नहीं स्टार्ट करना, अभी सिखाऊं। तो डिस्कस वेदर और नॉट ओल्डर वर्कर्स आर पेड मोर देन द यंगर वर्कर्स। 8 मार्कर का क्वेश्चन है। 8 मार्कर का क्वेश्चन हमेशा डिस्कस में आता है और वो क्या होता है भाई? टू साइडेड। इसका मतलब आपको 3 पॉइंट्स विथ एक्सप्लेनेशन एक साइड के लिखने हैं और 3 पॉइंट्स विथ एक्सप्लेनेशन दूसरी साइड के लिखने हैं। तो क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं। तो डिस्कस वेदर और नॉट ओल्डर वर्कर्स आर पेड मोर देन द यंग वर्कर्स। तो भाई जो वेदर और नॉट मतलब हाँ और ना, किस में भाई बहस किस में हो रही है? कि ओल्डर वर्कर्स को ज्यादा पैसे मिलेंगे यंग वर्कर्स से। तो पहली आपको साइड लिखनी पड़ेगी कि जी ओल्डर वर्कर्स को ज्यादा पैसे मिलने वाले। फिर दूसरी साइड लिखोगे कि नहीं ओल्डर वर्कर्स को कम पैसे मिलेंगे। तो इस तरह आपको बताना है। तो भाई आप लोगों को क्या लगता है ओल्डर वर्कर को क्यों पैसे ज्यादा मिलेंगे? पहले हम वन साइड की बात करें। ओल्डर वर्कर को यंग वर्कर से पैसे ज्यादा क्यों मिलेंगे? चलो भाई बताओ। ओल्डर वर्कर्स मोर लॉयल, ओल्डर वर्कर्स मोर एक्सपीरियंस। ठीक एक्सपीरियंस है भाई। ज्यादा होगा उनका। चैट 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 पे एक्सपीरियंस नबील ठीक कह रहे हो भाई, एक्सपीरियंस अजबल ठीक कह रही हो आप भी, ठीक है। मोर एक्सपीरियंस है, स्किल्ड है, ठीक है भाई, हादिया सही है, एक्सपीरियंस्ड है। अच्छा, फिर और क्या बोल सकते हैं? लॉयल्टी वाला भी अशास का सही है भाई, लॉयल हो सकते हैं, एक्सपीरियंस हो सकते हैं। और लेस चांसेस ऑफ एरर्स वाई, ये बताना पड़ेगा ना। लेस चांसेस ऑफ एरर्स ओल्डर वर्कर की क्यों होंगे? तो तैमूर डायरेक्ट हमें पॉइंट पे जंप नहीं कर जाना, उसका वाई भी बताना पड़ेगा क्यों ओल्डर वर्कर एरर कम करेगा। ऊपर की पोस्ट पर होंगे। अच्छा सही है, वेरी गुड भाई। ओल्डर वर्कर ज्यादा प्रोमोटेड होंगे, गुड है। हर्षिका का ठीक है, स्किल्ड है। तो भाई अब देखो 3 पॉइंट ना 8 मार्कर में हमेशा आपको लिखने हैं 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स प्लस उनकी एक्सप्लेनेशन। 3 पॉइंट्स प्लस एक्सप्लेनेशन किसमें भाई? पॉजिटिव और नेगेटिव। पहले बताओगे ओल्डर वर्कर, फिर बताओगे भाई यंग वर्कर को ज्यादा पैसे मिलेंगे। जी हाँ दिया ठीक है, मोर फेमिलियर टू दी वर्क, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव साइड, इसके रीजन लिखेंगे और फिर एक्सप्लेनेशन भी लिखेंगे, गौर से देखिएगा आप लोग। चलो भाई, तो पहले लिख देते हैं लॉयल टू दी बिजनेस होते हैं, ओल्डर वर्कर को पैसे ज्यादा मिलेंगे। ओल्डर वर्कर को पैसे ज्यादा मिलेंगे क्योंकि वो लॉयल टू दी बिजनेस होते हैं। बिजनेस उनके ऊपर क्या कर सकता है भाई? बिजनेस ट्रस्ट कर सकता है। बिजनेस ट्रस्ट करेगा, बिजनेस ट्रस्ट करेगा तो बिजनेस उनको रेडी टू पे हायर। ये एक पॉइंट हो गया, देख लो एक्सप्लेनेशन के साथ साथ। फिर हम दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है भाई? मोर एक्सपीरियंस।
मोर एक्सपीरियंस्ड है, मोर एक्सपीरियंस है तो लेस चांसेस ऑफ एरर्स, लेस चांसेस ऑफ एरर्स हैं तो इसका मतलब लेस वेस्टेज बाय ओल्डर वर्कर्स। तो इसका मतलब उनकी एवरेज कॉस्ट भी क्या होगी भाई, कम आएगी। ठीक है, तो वो ज्यादा पैसे दे देंगे, मोर पे टू ओल्डर। और वही एक और बड़ा अच्छा पॉइंट हमाद ने बताया था, हमाद ने कहा था कि भाई ये ज्यादा ना वो होते हैं, प्रोमोटेड होते हैं, ओल्डर वर्कर्स ने लॉन्ग टाइम ना सर्व किया होता है। जब लॉन्ग टाइम वो सर्व करते हैं तो इसका मतलब वो क्या हो जाते हैं भाई, प्रोमोटेड। प्रोमोटेड होते जाते हैं तो उनकी वेजेस या फिर पे बढ़ती चली जाती है। तो देखो ये 3 पॉइंट्स, लेकिन इनको देखो इस तरीके से आप एक्सप्लेन 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 करते हुए चलते रहोगे। ठीक है, फिर आपको आने हैं 3 नेगेटिव के पॉइंट्स। ठीक है, विथ एक्सप्लेनेशन, ये ख्याल रखना है। 3 पॉइंट्स विथ एक्सप्लेनेशन। अब आप लोग बता दो यंगर वर्कर को पैसे क्यों ज्यादा मिलेंगे। व्हाट डू यू थिंक भाई, क्यों यंगर वर्कर को ज्यादा पैसे मिलेंगे? सही है अशबल, वेरी गुड। न्यूअर आइडियाज है, ठीक है, वेरी गुड। न्यूअर आइडियाज आ सकते हैं। टेक्नोलॉजी की नॉलेज होती है, गुड है हमाद। सही है भाई, मोर प्रोडक्टिव होते हैं, सही है भाई, वो जल्दी जल्दी काम कर सकते हैं ना। ठीक है बिलाल, वेरी गुड। न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, ठीक है। एनर्जेटिक होते हैं, वेरी गुड। ठीक है, ये हो सकता है। बिल्कुल आप बोल सकते हो ये सारे पॉइंट, ठीक है। अच्छा, तो इसको अब आप सर 2 पॉइंट्स, सर 2 पॉइंट्स ऑन ईच साइड आर नॉट, नहीं 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 नहीं, 2 पॉइंट्स ऑन ईच साइड नहीं लिखना, हमेशा 3 पॉइंट्स ऑन ईच साइड लिखना। ठीक है, तो आपको ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ये नहीं करना कभी भी कि आप दो दो पॉइंट्स एक साइड पे लिख दो। दो दो पॉइंट्स वाला जो फॉर्मेट है ना, वो हम केस स्टडी के 6 मार्कर डिस्कस क्वेश्चन में हम ये यूज करते हैं। तो अभी केस स्टडी के सेशंस भी स्टार्ट होंगे, तो 6 मार्कर जहाँ पे वहां पे डिस्कस वाला क्वेश्चन होगा ना, तो वहां पे 2 पॉइंट्स ऑन ईच साइड लिखते हैं। 8 मार्कर में हम फॉर द सेफ साइड हम 3 पॉइंट्स लिखेंगे ऑन ईच साइड। ठीक है, इनोवेटिव हो सकते हैं, लेस एब्सेंटिज्म नहीं असल। ज्यादा ये रिसर्च है कि भाई जो यंग वर्कर है वो ज्यादा एब्सेंट होता है और जो ओल्डर वर्कर है वो कम एब्सेंट होता है। हाँ, ये भी बोल सकते हो कि यंगर वर्कर की एनर्जेटिक या फिर सेहत ज्यादा अच्छी रहती होगी तो फिर एब्सेंटिज्म, लेकिन वो समझाना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है असद, आपका भी पॉइंट सही है। तो 3 नेगेटिव की बात करते हैं। तो 3 नेगेटिव पॉइंट में जैसे भाई पहली बात हमने कर दी, मगर मॉडर्न नॉलेज ज्यादा होगी तो इनोवेटिव, बिल्कुल बिल्कुल असद पॉइंट सही। एनर्जेटिक होगा, ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, बिल्कुल। चल, तो 3 नेगेटिव की जब आप बात करते हो तो पहला आप लोग लिख दोगे कि भाई यंग वर्कर एबल टू अडॉप्ट टू न्यूअर टेक्नोलॉजी। तो जो यंग वर्कर होता है ना वो जल्दी से टेक्नोलॉजी सीख जाता है, तो इजी टू ट्रेन होता है। तो इजी टू ट्रेन होता है तो इसका मतलब फर्म विलिंग होती है टू पे मोर। दूसरा इसका नेगेटिव हो गया, दूसरा नेगेटिव वाला इसका हो गया कि भाई दूसरा अभी आप लोग ने बताया कि भाई एनर्जेटिक होता है। जब एनर्जेटिक होते हैं तो इनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। एनर्जेटिक है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। प्रोडक्टिविटी ज्यादा है इसका मतलब लेस टाइम में ये मोर आउटपुट प्रोड्यूस करके देंगे। इसका मतलब मोर पे देने के लिए तैयार होगा आपका बिजनेस। थर्ड जो हो सकता है वो आप लोगों ने क्या बताया, एनर्जेटिक होगा तो ज्यादा प्रोड्यूस कर, बिल्कुल सही है। अच्छा, और आप लोगों ने क्या बताया भाई, टेक्नोलॉजी सही है। न्यूअर, हाँ ये बोल सकते हो न्यूअर आइडियाज वाले। तो न्यूअर आइडियाज, ठीक है। तो वो क्या होता है न्यूअर आइडियाज, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होती हैं। ठीक है, बिजनेस को न्यू अपॉर्चुनिटीज इनके मिल जाती है, न्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है जिसकी वजह से बिजनेस वुड बी रेडी टू पे हायर पे टू यंग वर्कर्स।
ठीक है, तो ये जैसे आपने एक्सप्लेन करके 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव लिख लोगे। ठीक है, या आपके पास पास पेपर्स की बुकलेट्स आपके पास हैं, या आप लोग लाजमी इसमें अंदर मेंशन करते रहो सारी चीजें। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया हाउ टू राइट एन 8 मार्कर क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा भाई, फिर आगे चलते हैं अभी हम लोग। चलो, तो ये है ना, ये आपका 8 मार्कर का तो फॉर्मेट हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे ना सी पार्ट की। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तो एच डी आई नहीं है, फिर डेवलपमेंट है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो सी पे आ जाते हैं। सी वाला है, एनालाइज यूजिंग अ डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम हाउ अ फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉटन वुड अफेक्ट द मार्केट फॉर कॉटन शर्ट्स। अच्छा, दिस इज अ 6 मार्कर क्वेश्चन। जब भी एक 6 मार्कर क्वेश्चन आता है और 6 मार्क्स का आता है, ठीक है, तो इसका मतलब जो 6 मार्कर की डिस्ट्रीब्यूशन है ना डायग्राम वाले में, वो हो जाती है 4 मार्क्स फॉर डायग्राम एंड 2 मार्क्स फॉर एक्सप्लेनेशन। 2 मार्क्स होते हैं एक्सप्लेनेशन के, और 4 मार्क्स हो जाते हैं आपकी भाई डायग्राम के यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, एक और मसला जो बच्चों को यहाँ पे फेस आता है, ठीक है, वो मसला क्या है कि बच्चे समझते हैं, अक्सर अक्सर यही होता है कि अब ये देखो लिखा हुआ होता है एनालाइज यूजिंग अ डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम। बच्चे कहते हैं सर इधर तो डिमांड की भी डायग्राम अलग बनेगी और सप्लाई की भी डायग्राम अलग बनेगी, मतलब ना हम लोग 2 डायग्राम में बनाएंगे इधर। बेटा ऐसा नहीं है। यहाँ पे डिमांड और सप्लाई डायग्राम का मतलब है कि इक्विलिब्रियम की डायग्राम। किसकी डायग्राम भाई? इक्विलिब्रियम की डायग्राम, ये जरूरी है। डिमांड और सप्लाई डायग्राम का ये मतलब नहीं है कि मैं 2 अलग अलग डायग्राम में बना के बैठ जाऊंगा, नहीं भाई। डिमांड और सप्लाई डायग्राम का मतलब है कि एग्जामिनर चाह रहा है कि मैं इक्विलिब्रियम वाली डायग्राम बनाऊं। अच्छा भाई, इक्विलिब्रियम वाली डायग्राम बना दूंगा, लेकिन एग्जामिनर सवाल क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है भाई यूज करो डायग्राम, डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम एनालाइज करो। अ फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉटन, कॉटन अगर कॉटन की प्राइस गिर गई तो वुड अफेक्ट द मार्केट फॉर कॉटन शर्ट्स। तो भाई कॉटन की प्राइस गिरने से कॉटन शर्ट की मार्केट में क्या फर्क पड़ेगा? कॉटन का और कॉटन शर्ट का क्या रिलेशन है भाई? कॉटन शर्ट्स, सही है शायद। कॉटन शर्ट्स को बनाने के लिए कॉटन की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब कॉटन शर्ट्स का रॉ मटेरियल है कॉटन, और जो रॉ मटेरियल कॉटन है वो हो गया है भाई सस्ता। अगर रॉ मटेरियल कॉटन सस्ता हो गया है, इसका मतलब जो रॉ मटेरियल सस्ता होगा तो प्रोड्यूसर मोटिवेट हो जाएगा। प्रोड्यूसर मोटिवेट हो जाएगा तो प्रोड्यूसर ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए विलिंग होगा। तो इसका मतलब रॉ मटेरियल सस्ता होने की वजह से जो आपके प्रोड्यूसर भाई हैं वो खुश हो जाएंगे, वो सप्लाई ज्यादा कर देंगे। तो आप डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम कैसे बनाओगे, देखना भाई। अब देखो, मार्केट किसकी दी हुई है? मार्केट फॉर कॉटन शर्ट्स, इसका मतलब डायग्राम बनेगी कॉटन शर्ट्स की। कुछ बच्चे अक्सर कॉटन की डायग्राम बना देते हैं, गलत। जिसकी मार्केट है, मार्केट फॉर कॉटन शर्ट्स, उसी की डायग्राम बनेगी। तो ये आपको लाजमी देखना है। अच्छा भाई, तो यहाँ पे आप लिख दोगे प्राइस फॉर कॉटन शर्ट्स, क्वांटिटी ऑफ कॉटन शर्ट्स। एक पहले इसने बोल दिया भाई डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम, आप इक्विलिब्रियम बना लो। डिमांड D1, सप्लाई S1। ठीक है भाई, अब इक्विलिब्रियम हमारा बन गया E1। सही है, ये हमारी क्वांटिटी Q1 हो गई, ये हमारी प्राइस हो गई भाई P1। यहाँ तक हमने बिल्कुल बेसिक डायग्राम बना दी जो हर डायग्राम डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम में बनेगी। फिर भाई कॉटन शर्ट कॉटन सस्ती हो गई तो हम कॉटन शर्ट प्रोड्यूसर ज्यादा बना पाएगा। तो कॉटन की प्राइस गिरने से कॉटन शर्ट ज्यादा बनेंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल सस्ता हो गया। तो कॉटन सस्ता हुआ तो मतलब रॉ मटेरियल सस्ता। प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन शर्ट अब मोटिवेट हो गया, वो कह रहा है भाई ज्यादा बनाऊंगा, क्योंकि अब सस्ता हो गया मेरे लिए रॉ मटेरियल। तो सप्लाई कहाँ पे शिफ्ट कर दी भाई? सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट हो गई। सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट हो गई मतलब H2। आपने एरो लगाना जरूरी है भाई, कुछ भी भूलना नहीं, वरना एक एक मार्क जाता जाएगा। यहाँ पे आपने बना दिया भाई इक्विलिब्रियम E2। यहाँ पे आपकी क्वांटिटी आ गई भाई Q2, यहाँ पे प्राइस आ गई P2।
प्राइस आपकी गिर चुकी है, क्वांटिटी आपकी बढ़ चुकी है। यहाँ पे आपको फुल मार्क्स मिल गए डायग्राम के, जो कि 4 मार्क्स। मैंने लेबलिंग सारी कर दी, ठीक है। फिर मैंने इक्विलिब्रियम लेवल वगैरह सब कर दिया, सप्लाई का एरो भी बना दिया, प्राइस गिरने का एरो बना दिया, क्वांटिटी बढ़ने का एरो बना दिया, सारी चीजें मार्क कर दी। मुझे मार्क्स मिल गए भाई डायग्राम के 4 मार्क्स। अब मैं इससे एग्जामिनर से छीन लूंगा भाई किसके मार्क्स, एनालिसिस के। बोल रहे हैं ना एनालाइज करो। तो अब जो हमने बोला ना, जो मैंने आपको बताया कि कॉटन रॉ मटेरियल, बस इसी को लिख देना है। तो आप बोलोगे जो जो कॉटन है वो क्या है, वो रॉ मटेरियल है फॉर कॉटन शर्ट्स। जब प्राइस ऑफ कॉटन गिरेगी, जब प्राइस ऑफ कॉटन गिरेगी तो क्या होगा भाई, रॉ मटेरियल चीप हो गया। रॉ मटेरियल चीप हुआ तो प्रोड्यूसर भाई मोटिवेट हो गया। तो सप्लाई राइट शिफ्ट फ्रॉम, ये लिखना पड़ेगा डायग्राम को एक्सप्लेन करते हुए डायग्राम के वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। S1 to S2, राइट शिफ्ट फ्रॉम S1 to S2। और प्राइस को क्या हो गया, प्राइस गिर गई फ्रॉम P1 to P2। और क्वांटिटी हमारी बढ़ गई है फ्रॉम Q1 to Q2। आ गई बात समझ भाई, ये आपका 6 मार्कर का डायग्राम का फॉर्मेट हो गया। ये आपको मिल जाएंगे भाई डायग्राम के क्वेश्चन में फुल मार्क्स। तो डायग्राम वाला जब सवाल आ जाए ना, तो इसको चॉइस में मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, अगर आपको दूसरे पार्ट्स आते हो अच्छे, तो डायग्राम वाला सवाल प्रेफर कर लेना चाहिए। कि डायग्राम में बिल्कुल आसानी से 4 मार्क आपको मिल जाते हैं, ज्यादा इसमें मसला भी नहीं होता। चलो भाई, तो ये आपका 6 मार्कर हो गया डायग्राम क्वेश्चन। चलो, discuss whether or not an increase in the size of a country's gold mining industry will benefit an economy। ठीक है भाई, ये नॉर्मल सा एक क्वेश्चन है, जनरल सा एक क्वेश्चन है कि भाई गोल्ड माइनिंग इंडस्ट्री अगर बड़ी हो जाती है किसी कंट्री की, तो भाई कंट्री को फायदा होगा या नहीं होगा। फिर डिस्कस वाला क्वेश्चन आ गया। इसका मतलब डिस्कस वाला क्वेश्चन होता है भाई टू साइडेड, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, कि भाई हाँ या ना। ठीक है, कि भाई होगा या नहीं होगा। तो कंट्री की अगर गोल्ड माइनिंग इंडस्ट्री बढ़ती है तो इकोनॉमी को क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। क्या बोलते हो भाई, अगर इकोनॉमी में गोल्ड माइनिंग इंडस्ट्री बढ़ जाती है, एक एक पॉइंट बताना आप लोग, ठीक है। तो क्या पॉजिटिव्स होंगे और क्या नेगेटिव्स होंगे, बताओ भाई, क्या पॉजिटिव्स क्या नेगेटिव्स। वेरी गुड भाई हमजा, एक्सपोर्ट कर सकेंगे। चलो भाई, एम्प्लॉयमेंट आ गई आशास, ठीक है भाई, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, ठीक है हादिया, अमीन सही है, एम्प्लॉयमेंट हो गई, ठीक है भाई। और सही है, गोल्ड का इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, सही है, नबील का भी पर्सपेक्टिव सही है। असद सही है भाई, असद एक्सपोर्ट बढ़ने से फिर करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, हाँ, ठीक है। हादिया सही है, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, गुड है। और क्या होगा भाई, और क्या हो सकता है भाई, और बेटर करंट अकाउंट बैलेंस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अयान भाई बताओ, असवद, चलो, क्या हो गया, क्या होगा, न्यू टेक्नोलॉजी कैन बी इंट्रोड्यूस, नहीं ना, न्यू टेक्नोलॉजी कैसे, उसका क्या फायदा। बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है ठीक है ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, चलो बोल सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट एमएनसीईज में कम, ठीक है, तो वो असद वाले पॉइंट के साथ रिलेट कर सकेंगे। हाँ, तो ये भी तो लिखो ना, कंट्री जब ये अपनी गोल्ड की इंडस्ट्री बढ़ाएगी तो गवर्नमेंट को टैक्स तो मिलेगा ही ना, जाहिर सी बात है, ठीक है। अच्छा, तो पॉजिटिव लिख लेते हैं भाई। पॉजिटिव में क्या हो गया कि भाई जब इंक्रीज, चल तो गोल्ड माइनिंग थी, हाँ, गोल्ड माइनिंग इंडस्ट्री जब इंक्रीज होगी तो गोल्ड आउटपुट बढ़ेगा,
जिसकी वजह से हमारे मुल्क में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जिसकी वजह से हमारे यहाँ लिविंग स्टैंडर्ड अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आप बता सकते हो, बात कर सकते हो। फिर जब गोल्ड प्रोडक्शन बढ़ेगी, जब गोल्ड प्रोडक्शन बढ़ेगी तो जीडीपी गोल्ड प्रोडक्शन, जीडीपी भी बढ़ जाएगी। जी जी बोल सकते हो, चैट पे लिखना। गोल्ड प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इसका मतलब जीडीपी बढ़ने का ना, फिर हम एम्प्लॉयमेंट के साथ यहीं पे लिख देना। अच्छा, गोल्ड प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इसका मतलब हम एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं गोल्ड की, जिसकी वजह से हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स आ जाएंगे, जिसकी वजह से हम लोग अपने लोन्स रीपे कर पाएंगे। लोन्स रीपेमेंट कर पाएंगे। ठीक है भाई। तीसरा पॉइंट आप लोग लिख दोगे कि भाई जब प्रोडक्शन ज्यादा होगी, फर्म के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, फर्म के फर्म के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, इसका मतलब टैक्सेस का रेवेन्यू बढ़ेगा। जब टैक्सेस का रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्या होगा भाई, गवर्नमेंट के पास फंड्स आएंगे। उस तरह तू छत के साथ जाम है। नहीं। तो गवर्नमेंट फंड्स टू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाएगा भाई, गवर्नमेंट के फंड्स बढ़ जाएंगे। तो फिर एमएनसीज अट्रैक्ट हो सकती हैं अगर हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा कर देंगे। अच्छा भाई, एनालिसिस, ठीक है, हर पॉइंट के साथ भाई एनालाइज करना है, इससे क्या होगा, ठीक है, एक्सप्लेन करना है उस पॉइंट को, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो बच्चे अक्सर पॉइंट्स वाले आंसर लिख देते हैं, मतलब पॉइंट्स में नहीं लिखते, लेकिन सिर्फ पॉइंटर फॉर्म में लिख देते हैं कि यार ऐसा लग रहा होता है कि बच्चे ने पॉइंट लिखा है, उसको एनालाइज नहीं करता बच्चा। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है आपको, हर पॉइंट की भाई एनालिसिस देनी है। चलो भाई, तो अब हम आ जाते हैं नेगेटिव वाली साइड पे। नेगेटिव वाली साइड पे क्या बोलते हो भाई, क्या लिखेंगे, एमएनसी मल्टानेशनल कंपनीज, ठीक है, जो एक से ज्यादा कंट्री में ऑपरेट करती हैं आदि। ठीक है अयान, सही है, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। ठीक है भाई, इन्वेंट्री इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, वेरी गुड यार हमारा, पॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। अशाज, अशाज एक पॉइंट पढ़ूंगा भाई, बाकी सबको भी देना ना मौका। चलो पॉल्यूशन हो गया, पॉल्यूशन, ठीक है ठीक है ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे भाई, गवर्नमेंट कोई खर्चा थोड़ी कर रहा है, मतलब बढ़ाना है। चलो रिसोर्सेज वहां पे लग सकते थे, उसमें फिर आप बोल सकते हो उसको। चलो, पीपल वुड सेव मोर बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, रिड्यूसिंग एडी। नहीं, ये कैसे मतलब, वुड सेव मोर, क्यों सेव करेंगे, ये तो कंट्री, जीडीपी बढ़ रहा है, लोगों के पास पैसा आएगा, लोग अभी तो खर्च करना स्टार्ट करेंगे। कोई बुरे हालात थोड़ी हो रहे हैं, तो अच्छे हालात हो रहे हैं, अच्छे हालात में कोई सेव नहीं करता। ठीक है, तो चलो पॉल्यूशन वाला बड़ा अच्छा एक पॉइंट, सही, वो नेगेटिवली इम्पैक्ट, हाँ इन्वायरमेंट बोल सकते हो। अब इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट हर बच्चा लिख लेता है, इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट से क्या फर्दर एनालिसिस होगी भाई, वो जरूरी है ना, वो आपको अच्छी करनी है। तो आपने पॉइंट लिखा फॉर एग्जाम्पल ना कि भाई इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो जाएगी, मतलब खराब हो जाएगा, क्योंकि भाई पॉल्यूशन भी होगी। तो पॉल्यूशन से आप लोगों की कराओ सेहत खराब, पॉल्यूशन होगा तो हेल्थ लोगों की बिल्कुल पुअर हो जाएगी। जब हेल्थ खराब होगी तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब लोग कितना जिंदा रह सकते हैं, वो गिर जाएगा, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी गिर जाएगी। ठीक है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी गिर गई, मतलब लोग ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, पॉल्यूशन, हेल्थ गिर गई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी गिर गई, ये आपने बता दिया। ठीक है भाई, आखिरी जो, सॉरी, इसके बाद वाला जो पॉइंट है वो क्या बोल सकते हैं भाई, नहीं भाई, रिड्यूस, इन्फ्लेशन भी रिड्यूस नहीं होगी, यहाँ पे तो कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा, लोग खर्च करेंगे, और मतलब ये तो एडी बढ़ने वाली बातें हो रही हैं अभी। टूरिज्म भी फॉल कर सकता है। ठीक है, हमारे वो फिर एनालिसिस वाले पॉइंट्स हो गए ना, और क्या होंगे, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, आप लोग सबने सिर्फ इन्वायरमेंट का बताया, और क्या बोलेंगे, ड्रॉबैक क्या होगा। चलो अशाज बोलता है भाई रिसोर्सेज, चलो कहीं और लग सकते हैं, ठीक है।
चीप क्वालिटी ऑफ गोल्ड। चलो, और क्या नेगेटिव पॉइंट बताते हो भाई, और नेगेटिव पॉइंट क्या होंगे? क्या लगता है, सोचो। अगर गोल्ड हमने आज ही सारा, जो पाकिस्तान में हुआ ना, पाकिस्तान में सीएनजी जो गैस है वो हमारे एक टाइम पे निकली थी, ठीक है, वो गवर्नमेंट को मिली। अब गवर्नमेंट ने उसको सस्ता कर करके लोगों की कंजम्पशन भी बढ़ा दी और उसकी प्रोडक्शन भी बहुत तेजी से बढ़ा दी। ठीक है, तो अब उसका फिर हुआ क्या, उसके हमारे सारे रिसोर्सेज जो थे ना, जो सीएनजी के, वो खत्म हो गए। तो ये भी तो हो सकता है। बात समझ में आई? तो भाई आप ये भी लिख सकते हो कि रिसोर्स डिप्लीट हो जाएंगे, मतलब आने वाली पॉपुलेशन के लिए या फिर आने वाली जनरेशन के लिए आ, इतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। तो ये भी हो सकता है। और क्या भाई बोल सकते हैं, रिजर्व्स कम, हाँ बिल्कुल रिजर्व्स कम हो जाएंगे ना। ठीक। अच्छा भाई, तो क्या हो गया, तो जब हम गोल्ड एक्सट्रैक्शन को बढ़ाएंगे, ठीक है, गोल्ड एक्सट्रैक्शन को बढ़ाएंगे तो हमारे जो गोल्ड रिजर्व्स हैं या फिर गोल्ड के रिसोर्सेज हैं वो नीचे जाना शुरू हो जाएंगे। मतलब फ्यूचर जनरेशन के लिए लेस अवेलेबल रहेगा। सही है। तो फिर उनका फ्यूचर लिविंग स्टैंडर्ड्स गिर जाएंगे। ठीक है, ये आप बातें बता सकते हो। फिर ये भी तो हो सकता है कि जितना ज्यादा प्रोड्यूस करोगे उतना ज्यादा उसकी प्राइस क्या होगी। सही है आकाश, डेंजरस जॉब, हाँ बिल्कुल बोल सकते हो, डेंजरस जॉब है, हाँ, तो लोगों का जो वर्किंग एनवायरनमेंट, वर्किंग कंडीशन वो गिर जाएगी, लेस बेनिफिशियल। ठीक है। हाँ, तो लेकिन ज्यादा प्रोड्यूस करते हो ना आप, एक चीज को ज्यादा प्रोड्यूस कर, जैसे सऊदीया या फिर रशिया भी ऑयल जो ये प्रोड्यूस करते हैं ना, उसकी ये दोनों बातचीत करके क्या करते हैं, उसकी सप्लाई को रोकते हैं ताकि बहुत ज्यादा प्राइस ना गिर जाए आपकी, किसकी, ऑयल की। तो गोल्ड भी अगर आप बहुत ज्यादा निकालोगे ना तो प्राइस गिरना शुरू हो जाएगी। तो अगर आपने गोल्ड का आउटपुट बढ़ाया तो इसका मतलब गोल्ड की सप्लाई बढ़ेगी। गोल्ड की अगर सप्लाई बढ़ी तो उसकी प्राइस गिरेगी। प्राइस गिरेगी तो इसका मतलब क्या होगा भाई, रेवेन्यू गिर सकता है। तो नॉट दैट बेनिफिशियल टू इंक्रीज गोल्ड आउटपुट रैपिडली। अगर बहुत तेजी से गोल्ड का आउटपुट बढ़ा रहे हो तो भाई कोई फायदा आपको होने नहीं वाला है इतना ज्यादा, क्योंकि सप्लाई बढ़ने से प्राइस गिर जाएगी, रेवेन्यू गिर जाएगा, तो इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा। क्लियर है, तीन पॉजिटिव तीन नेगेटिव आपने एनालिसिस के साथ बता दिया आपने। रम देखो, क्वेश्चन है कि भाई हमें गोल्ड माइनिंग की कंट्री की जो इंक्रीज हो रहा है, अगर हम साइज ऑफ गोल्ड माइनिंग इंडस्ट्री बढ़ा रहे हैं तो वो इकोनॉमी को बेनिफिट करेगी या नहीं करेगी, ये बात हो रही है। तो तीन पॉजिटिव लिखेंगे, तीन नेगेटिव लिखेंगे एक 8 मार्कर क्वेश्चन में। तो गोल्ड माइनिंग इंडस्ट्री बढ़ेगी तो गोल्ड आउटपुट बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा, लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ जाएंगे। गोल्ड की अगर प्रोडक्शन बढ़ती है तो हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे, फॉरेन रेवेन्यू कमाएंगे, मतलब फॉरेन एक्सचेंज कमाएंगे, जिससे हम अपनी लोन की रीपेमेंट कर सकते हैं। अगर हमारी प्रोडक्शन बढ़ गई तो फर्म्स के प्रॉफिट बढ़ेंगे, जिसकी वजह से टैक्स का रेवेन्यू बढ़ेगा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को फंड मिलेंगे ताकि वो इन्वेस्ट करे इंफ्रास्ट्रक्चर से पे, जिसपे आपकी एमएनसी अट्रैक्ट होगी। ड्रॉबैक हो गया कि इन्वायरमेंट डिग्रेड होगा, पॉल्यूशन होगी, हेल्थ गिर जाएगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाएगी। गोल्ड एक्सट्रैक्शन बढ़ेगी तो गोल्ड के रिजर्व्स कम होंगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, तो आगे आने वाले लिविंग स्टैंडर्ड गिर जाएंगे। गोल्ड का आउटपुट बढ़ेगा तो गोल्ड की सप्लाई बढ़ जाएगी तो प्राइस गिरेगी तो रेवेन्यू गिर सकता है। तो इतना ज्यादा गोल्ड आउटपुट बढ़ाना बेनिफिशियल हमारे लिए नहीं होगा। तो ये आपका हो गया भाई तीन फायदे और तीन नुकसानात। ठीक है, तो ये आपका 8 मार्कर का फॉर्मेट है।